हर्षदीप पांडे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए प्रथम वर्ष का फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है राज्य के कार्य। इस राज्य के कार्य के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में हम लोग मुख्य रूप से उदारवाद, समाजवाद, लोक कल्याणकारी राज्य और आधुनिक राज्य के कार्यों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है उदारवाद। तो इस प्रकरण में उदारवाद का अर्थ क्या होता है, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं एवं राज्य के उद्देश्य और कार्य के संबंध में उदारवाद का विधिवत अध्ययन हम लोग करेंगे। वह विचारधारा जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्य की सूझबूझ सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे। जब मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन का काल चल रहा था, लगभग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी यानी 1000 वर्षों के इतिहास को मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन का इतिहास माना जाता है। उस समय तक यानी 500 से लेके 1500 ईस्वी तक ईसाईयत हावी थी। लोगों को धर्म के प्रभाव में डराने धमकाने का कार्य किया जाता था और यही कारण है कि इस 1000 वर्ष तक किसी प्रकार की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं प्रस्तुत हुआ और उस काल को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। अंधकार युग इसलिए कि किसी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा का कोई बात वहां पर नहीं की जाती है। उसे दो तलवारों का सिद्धांत कहा जाता है। उस दो तलवारों के सिद्धांत में एक तलवार आध्यात्मिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा तलवार भौतिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। फिर 1469 में मैकियावेली का जन्म होता है और मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो उस ईसाईयत और धर्म के आधार पर लोगों को जो डराने धमकाने का कार्य किया जाता था, उससे बाहर निकल के पुनर्जागरण काल यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस उदारवाद का जन्म होता है और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद अधिक विचारों का सम्मिश्रण है, यानी हम कह सकते हैं कि उदारवाद पर्टिकुलर कोई एक विचारधारा नहीं है, यह व्यक्तिवाद का पर्यायवाची है जिसमें तमाम सारे विचार मिले हुए हैं। यह तमाम विचारों का सम्मिश्रण है जो व्यक्तिवाद का पर्यायवाची माना जाता है। व्यक्तिवाद में जैसे व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना जाता है, ठीक उसी तरह से उदारवाद में भी व्यक्ति को साध्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करे, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने देना चाहिए, उसमें राज्य का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हो। ग्रीन का मानना है कि राज्य को समाज के सभी सदस्यों के कल्याण और विकास के लिए समुचित व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। संक्षिप्त शब्दों में उदारवाद परिवर्तन प्रगति का संदेश देता है जिसमें व्यक्तिवाद और लोकतंत्र भी शामिल है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि उदारवाद प्रगति का सूचक है, परिवर्तन का सूचक है और इसमें लोकतंत्र भी कहीं न कहीं शामिल है। लोकतंत्र का तात्पर्य जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक सभी लोग अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। अब हम उदारवाद के मूल सिद्धांतों की तरफ आएंगे कि उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है मानवीय विवेक में आस्था, यानी पूर्व में जब उस ईसाईयत काल में मध्य युग में लोगों को डराने धमकाने का कार्य किया जाता था, ऐसी मान्यता थी इस तरह की कि यदि आपका धर्म में विश्वास नहीं रहेगा तो आपके साथ कुछ अनर्थ हो सकता है। इस तरह से उन्हें डराने धमकाने को कहते थे कि मैं बड़ा हूं और राजा कहते थे मैं बड़ा हूं, यानी यही द्वंद्व चलता रहा।
आध्यात्मिक सत्ता और भौतिक सत्ता में। तो उससे बाहर निकलकर मानवीय विवेक में आस्था, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार अब मानव अपने विवेक के आधार पे व्यवहार करता है, न कि बनाई हुई किसी परिपाटी के। उस परंपरा से बाहर निकलकर स्वतः प्रेरणा, स्वतः की विचारधारा से जो उसका विवेक कह रहा है, जो वह स्वीकार कर रहा है, वही कार्य करेगा। किसी के बनाए हुए नियमों के आधार पर वह नहीं चलेगा। दूसरा है इतिहास तथा परंपराओं का विरोध। उदारवादी विचारक कहते हैं यदि व्यक्ति के प्रगति के मार्ग में कहीं न कहीं यदि पुरातन व्यवस्था बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उस बाधा को तोड़ देना चाहिए और उस परंपरा का विरोध करना चाहिए। और इन परंपराओं और इतिहास की तिलांजलि देकर भी यदि हम नए रूप को प्राप्त कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं इधर की मानव स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। उदारवादी विचारक कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ही क्या है, स्वतंत्र है और उसके ऊपर किसी भी सत्ता का कोई दबाव नहीं होनी चाहिए और वह किसी के दबाव में आकर कार्य न करे, बल्कि स्वतः रूप से उसे जो अच्छा लगे वह कार्य करे और उसके ऊपर राज्य का किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो यह मानव स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास करता है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पैदा होता है, अतः उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उदारवादी विचारक मानते हैं कि व्यक्ति साध्य है तथा समाज व राज्य साधन है। साध्य और साधन में अंतर आप समझते हैं। साध्य का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जिन साधनों का सहयोग लेते हैं, उदाहरण स्वरूप जैसे भारत देश को आजाद कराने में साध्य क्या है, भारत देश की आजादी, और उस आजादी में हम किन किन साधनों का उपयोग करते हैं। तो उदारवादी क्या मानते हैं, व्यक्ति साध्य है, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु राज्य और समाज को साधन के रूप में कार्य करना चाहिए, यानी व्यक्ति के सहयोग में उसे कार्य करना चाहिए, न कि अपने सहयोग में व्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, समाज और राज्य कृत्रिम संगठन। उदारवादी मानते हैं कि समाज और राज्य क्या है, कृत्रिम संगठन है, यानी यह मानव निर्मित संस्था है। यह न तो ईश्वर प्रदत्त संस्था है, न तो किसी धर्म के आधार पर हुआ है, बल्कि यह क्या है, समाज और राज्य कृत्रिम संगठन है। यह एक मानव निर्मित संस्था है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। ये उदारवादी ये मानते हैं कि राज्य का अस्तित्व अचानक नहीं आया, बल्कि पूर्व में वह प्राकृतिक अवस्था में था, यानी वह लॉक के और थॉमस हॉब्स के प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। उन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया था, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, उसका ये लोग समर्थन करते हैं, ये उदारवादी विचारक, कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार थे। पूर्व में वह प्राकृतिक अवस्था में था, यानी अचानक राज्य रूपी संस्था का निर्माण नहीं हुआ है। नेक्स्ट सिद्धांत है इसका, धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है, धर्म से निरपेक्ष, यानी राज्य का कहीं कोई धर्म नहीं होता है और न ही राज्य किसी व्यक्ति के ऊपर किसी धर्म को मानने के लिए व्यक्ति को बाध्य कर सकता है या कोई धर्म थोप सकता है, ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा में ये उदारवादी विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन। इन उदारवादी विचारकों का मानना है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का स्वेच्छाचारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वह जब पूर्व में जिस तरह से सामंत लोग आम जन के ऊपर दबाव बना के, नियंत्रण बनाकर कार्य करते थे, उससे बाहर निकलना है और कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा क्या है, कानून, यानी कानून का शासन कह सकते हैं एक तरह से हम, कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी शासक का, किसी भी सामंत के
नियंत्रण को, उसके दबाव को आम जन को स्वीकार नहीं करना है। कानून की प्रधानता होनी चाहिए और कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। यदि वह समान अपराध किया है तो दंड में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अंतिम, लोकतांत्रिक सिद्धांत का समर्थन। ये उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, यानी शासन में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। किसी के साथ कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना है। अब हम आते हैं राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवाद। राज्य के उद्देश्य क्या है और उनके कार्य क्या हैं। इस संबंध में दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक है परंपरागत उदारवाद और दूसरा आधुनिक उदारवाद। तो पहले हम परंपरागत उदारवाद का अध्ययन करेंगे कि परंपरागत उदारवाद क्या है। चूंकि उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध एवं स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुआ था, इसलिए परंपरागत उदारवाद का मूल तत्व स्वतंत्रता ही रहा है। प्रोफेसर हाबहाउस ने उदारवाद के 9 सिद्धांत बताए हैं। उदारवादी कहते हैं कि चूंकि इस विचारधारा का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के खिलाफ हुआ है, यानी उसके विरुद्ध हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुआ है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए, उसमें राज्य का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर हाबहाउस ने इस कार्यों को और इस परंपरागत उदारवाद के 9 पार्ट बताए हैं, उसका हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है तो उसके ऊपर राज्य का कहीं कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने विषय में कोई भी निर्णय लेने के लिए उसे पूरा अधिकार होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हो। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों के लिए किसी और के प्रति न तो जवाबदेह हो, न तो किसी और का हस्तक्षेप वो स्वीकार करता है। व्यक्तिगत रूप से वह कोई भी रोजगार, कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है वित्तीय स्वतंत्रता। पूर्व में सामंत युग में आम जन के ऊपर मनमानी कर लगा दिया जाता था और उस कर से लोग दबे रहते थे। उस कर को चुकाने में ही उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी। तो उस भयावहता की स्थिति से उभरते हुए वित्तीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास करते हैं, इनके ऊपर मनमानी कर न लगाया जाए। नेक्स्ट है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि हम किसी भी जाति, रंग, वर्ण, धर्म, लिंग के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार यही है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह कोई भी कार्य कर सकता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है पारिवारिक स्वतंत्रता। पारिवारिक स्वतंत्रता में मुख्य रूप से स्त्रियों को पुरुष के समकक्ष खड़ा करने की बात की जाती है कि जिस तरह से पुरुष को समान अधिकार है उसी तरह से पुरुषों के समान भी स्त्रियों को अधिकार मिलना चाहिए और किसी प्रकार का पुरुष और स्त्री में भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्र में एक राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, किसी और भावना के वशीभूत इन्हें नहीं होना है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता। अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से किसी प्रकार की वैमनस्यता की स्थिति न रहे, वसुधैव कुटुंबकम और शांति की बात हो, शांति की स्थापना होना चाहिए पूरे विश्व में। एंड द लास्ट
राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति को निर्वाचित करने का और निर्वाचित होने का या कोई भी सरकारी पद ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए, यही राजनीतिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट हम वो परंपरागत उदारवाद था, अब हम आधुनिक उदारवाद की बात करते हैं और थॉमस हिलग्रीन के अनुसार आधुनिक उदारवाद की चर्चा करेंगे कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। थॉमस हिलग्रीन 19वीं सदी के विचारक हैं। उनका कहना है कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करवाना। राज्य यद्यप व्यक्तियों को पूर्ण रूप से नैतिक नहीं बना सकता, लेकिन उसे उन बाधाओं को दूर करना चाहिए जो उस मार्ग में बाधक बनते हैं। टी.एच. ग्रीन का कहना है कि राज्य यद्यप व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं कर सकता, लेकिन उसके नैतिकता में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन बाधाओं जैसे शराबखोरी, भीख मंगापन आदि बाधाओं को दूर कर ऐसे कानून का निर्माण किया जाना चाहिए जो श्रमिक वर्ग के हितों की अधिकाधिक रक्षा करे। थॉमस हिलग्रीन के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य होनी चाहिए कि व्यक्ति के नैतिकता के मार्ग में शराबखोरी, भीख मंगापन, गरीबी जैसी यदि कोई बाधा आ रहा है तो उसको हटाकर इन बाधाओं को दूर कर व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए और ऐसे कानून का निर्माण किया जाना चाहिए जो श्रमिक वर्ग के हितों की अधिकाधिक रक्षा करे। इस प्रकार देखा जाए तो ग्रीन ने 19वीं सदी के बाद जन कल्याणकारी राज्य की नींव डाली और राज्य को एक नैतिक संगठन माना। यही आधुनिक उदारवाद है। अब हम आलोचना की तरफ आएंगे कि कुछ विचारक इस उदारवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। उसमें सबसे पहले है कि इतिहास और परंपराओं को उचित महत्व नहीं। जैसा कि अभी हम लोगों ने अध्ययन किया है कि उदारवादी विचारक इतिहास में और परंपराओं में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस राज्य की उत्पत्ति या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम पूर्ण रूप से अपने अतीत को नकार नहीं सकते हैं। इतिहास और परंपराओं के महत्व को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आलोचक कहते हैं राज्य को कृत्रिम मानना अनुचित है। ये आलोचक कहते हैं कि राज्य क्या है? मानवकृत नहीं है, जैसा कि उदारवादी मानते हैं यह एक कृत्रिम संगठन है, लेकिन आलोचक कहते हैं यह कृत्रिम संगठन नहीं है, बल्कि यह एक शाश्वत और नैतिक संगठन है जो निरंतर विकास के फलस्वरूप आज इस स्थिति को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है व्यक्ति को प्राप्त पूर्ण स्वतंत्रता अराजकता का माहौल पैदा कर देगी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है उदारवाद में कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना चाहिए, राज्य का उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये आलोचक कहते हैं यदि इस विचारधारा को मूर्त रूप दिया जाए कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो, तो स्थिति ये होगी कि अराजकता का माहौल स्थापित हो जाएगा। जब किसी के ऊपर कानून का बंधन नहीं रह जाएगा, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रह जाएगा, कोई हस्तक्षेप नहीं रह जाएगा, तो एक अराजकता जैसा माहौल पैदा हो जाएगा। एंड लास्ट मार्क्सवाद की नजर में यह पूंजीवाद का सहायक होगा। मार्क्सवादी और फांसीवादी विचारक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उदारवाद को पूर्ण रूप से अपना लेने पर क्या होगा? यह एक प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्था ही होगी, पूंजीवाद का सहायक ही होगा। और अब हम नेक्स्ट में इस उदारवादी विचारधारा के अध्ययन के बाद परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर नजर डालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उदारवाद का जनक माना जाता है। तो उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉन लॉक को। सही आंसर है जॉन लॉक। दूसरा क्वेश्चन है उदारवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए? तो राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित होना चाहिए। यानी हम लोग उदारवाद में अभी पढ़े हैं कि राज्य का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। यदि हस्तक्षेप है भी तो कैसा? सीमित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के कार्यों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण क्या है? तो उदारवादी दृष्टिकोण है
कि राज्य का ध्येय स्वतंत्रता की बाधाओं को दूर करना है। कि स्वतंत्रता में यदि कोई बाधा आती है तो उन बाधाओं को राज्य द्वारा दूर करने का प्रयास होना चाहिए। नेक्स्ट, लाग के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? जीवन, समानता और संपत्ति, ये तीनों क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। तो सही आंसर है स्वतंत्रता। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्यक्तिवाद के अनुसार क्या सही है? सही है कि व्यक्ति पर राज्य का कम से कम नियंत्रण हो। सही आंसर यही है। व्यक्तिवाद भी आपको प्रारंभ में बताया गया कि यह उदारवाद का पर्यायवाची है और उदारवाद में व्यक्ति पर राज्य के कम से कम नियंत्रण को स्वीकार किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।